नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी सिन्हा और अभी आपको सुनाने जा रही हूं कोलकाता के बिहार के चर्चित कवि राज्यवर्धन जी की कुछ एक कविताएं। पहली कविता का शीर्षक है छठ मैया तुम्हें सलामत रखे। छठ मैया तुम्हें सलामत रखे। छठ मैया यानी क्या? बिहार का एक बहुत बड़ा पर्व है छठ, जो दिवाली के कुछ एक दिनों के बाद होता है, जिसमें सूर्य पूजा होती है। दरअसल ये बाद में हुआ है कि एक छठी मैया अवतरित हुई हैं, लेकिन वो आज लोक भाषा में शामिल हैं और इसलिए हमारे कवि ने छठ मैया की बात की है। ये सूर्य और चाँद को पूजने का पर्व है, पानी में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देने का। लेकिन ये छठ के सौंदर्य पे नहीं है। ये छठ जिस तरह से बिहार में लोगों की रगों में बसा हुआ है प्रेम की तरह, उस पे ये कविता है। जिस तरह से होली और दिवाली में, है ना, लोग अपने प्रियजन को याद करते हैं, उस तरह से इस कविता में स्त्री याद कर रही है अपने प्रेमी को दरअसल। और या हो सकता है रिश्ता बहुत स्पेसिफाइड नहीं, पहले तो मुझे लगा कि शायद बेटे की बात है, लेकिन राधा के साथ तुलना की गई है, इसलिए मुझे लगता है कि प्रेमिका है वह, प्रेमी है उसका, जिसकी याद करती है कि वह आए। और एक जैसे पंक्तियाँ हैं ना कि ओते ही कोसिला मैया करही करथिन सगुनमा रने बने राम जी के विदैल फगुनमा, है ना। तो उस तरह से तो पहले तो मुझे ये लगा था कि बेटे के लिए है, लेकिन अब लग रहा है कि बेटे के लिए नहीं है। सुनिए दोस्तों कविता, इतना मैंने आपके लिए सस्पेंस बना दिया। एक दीप हर दिवाली में तुम्हारे नाम का आज भी जला आती हूँ छत पर, रास्ता दिखाने तुम्हारे हृदय तरंगों को, पता नहीं कब आ जाए भूले भटके। आज भी तो हिचकी आई खाते खाते, माँ ने कहा कि कोई याद कर रहा होगा शायद। जानती हूँ तुम्हें छोड़कर इस धरा पर कौन करेगा याद, हो सके तो आना छठ पर्व में, सभी प्रवासी तो लौटते हैं। अब ये भाई के लिए भी नहीं है, ये प्रेमी के लिए है। सभी प्रवासी तो लौटते हैं अपने घर पर, प्रतीक्षा करूँगी गंगा के कष्ट हरणी घाट पर, जहाँ पहली बार तुम्हें देखते हुए दिया था अर्घ्य सूर्य को। शायद नहीं दिया था अपने प्रेम को और कबूला था एक सूप तुम्हारे नाम का, लेकिन सभी कबूलती स्वीकार तो नहीं होती, शायद कुछ खोट रह गई होगी। मेरे नसीब में तो बदा था प्रतीक्षा करना राधा की तरह। जर जर हो रहा है तन, लेकिन मन तो आज भी अटका पड़ा है उसी घाट पर जहाँ हुई थी तुमसे पहली मुलाकात। यदि तुम नहीं आओगे तो इस साल भी दे दूंगी अर्घ्य तुम्हारे नाम का, और करूंगी दुआ कि तुम जहाँ भी रहो छठ मैया तुम्हें सलामत रखे। इस कविता को पढ़ते पढ़ते मेरा गला रूंध रहा है, इतनी इस कविता में भावना है। सुनने के लिए धन्यवाद। कुछ एक और कविताएं मैं इनकी सुनाती हूँ आपको। अगर ये लिंक अभी खुल जाए तो अभी ही। और हाँ, अगली का शीर्षक है कबीर रात में नहीं रोता। कोरोना की रात है, बहुत देर की, बिहार में ही हूँ, बाढ़ आने वाली है और पता नहीं कितनी बातें हैं, लेकिन इतने अवश्य प्रेम को, स्त्रियों के ऐसे विवश प्रेम को पढ़कर हमेशा मेरा गला रूठता है। और मुझे इस नियति पर भी रोना आता है कि आज भी आधुनिक स्त्री कितनी विवश और अवश बनाई जाती है। मतलब उसके आगे और पीछे जो चक्रव्यूह बुने जाते हैं, अंत ही नहीं है उन चक्रव्यूहों का।
मैं आपको लेकिन अगली कविता इनकी सुनाऊंगी जिसका नायक पुरुष है और स्त्री नहीं, और जिसके शीर्षक है कबीर अब रात में नहीं रोता। रचा जा रहा है अधूरा सच, फैलाया जा रहा है स्वप्निल आकाश में झुटपुटे शाम के वक्त सुबह की लालिमा होने का भ्रम, कि सूरज तो बस उगने ही वाला है। छोड़ो अब कौन जाए अलख जगाने, गहन अंधकार में सुखी है सब, मिट गया है सत्य असत्य, रूप अरूप का भेद, विवेक भी अब जागृत नहीं होता। रहता है जानबूझकर मौन, कबीर रात में अब दुखी नहीं होता। दुनिया के बारे में सोचकर सोता रहता, रात के अंधकार में अलसाया सूरज उगने की प्रतीक्षा में। अगली कविता का शीर्षक है फिर मिलेंगे। जब हम कहते हैं किसी से फिर मिलेंगे तो एक विश्वास होता है कि कभी न कभी होगी मुलाकात, पर इस शब्द में एक आशंका भी होती है छिपी हुई कि शायद फिर कभी न मिल पाए। कुछ लोग जीवन में फिर कहाँ मिल पाए, जिनसे विदा लेते वक्त कहा था फिर मिलेंगे। दुनिया के परिदृश्य में वे कहाँ गायब हो गए, पृथ्वी के किस छोर पर है, कुछ भी तो ज्ञात नहीं है। कभी कभी वर्तमान से ऊब कर अकबका कर उन लोगों की तलाश की जिनसे कभी कहा था फिर मिलेंगे, पर उसका कोई अता पता नहीं था। कहाँ जाकर खोजूं, हो सकता है कि उसने भी तलाश की हो पर हम नहीं मिले। हो सकता है कि उसे मेरा नया ठिकाना नहीं मिला हो और वह पुराने पते पर ही खोजता रहा हो, जिस पते पर चिट्ठियाँ वह भेजता रहा कुछ दिन। हो सकता है कि मैं विदा लेने वाले के स्मृतियों में ही नहीं हूँ। हो सकता है कि मैं विदा लेने वाले की स्मृतियों में ही नहीं हूँ, जैसे भूल जाते हैं लोग उतरते ही ट्रेन से। लंबी दूरी की यात्रा में घनिष्ठ सहयात्री बनकर, कभी न भूलने की बात कहकर। हो सकता है कि जिनसे कहा फिर मिलेंगे वे इसलिए नहीं मिल पाए कि वे इस दुनिया में ही अब नहीं हो। लेकिन कैसे मृत मान लूं जब तक कोई पक्की खबर न मिले। वे सदा जीवित रहेंगे मेरी स्मृतियों में। एक दिन मैं भी हो जाऊंगा अलविदा, हमेशा हमेशा के लिए उन सब से जिनसे कहा फिर मिलेंगे। फिर कभी नहीं कह पाऊंगा किसी से फिर मिलेंगे। चंद शब्द जो छोड़कर जा रहे हैं, खोजने पर वही मिलूंगा। दुखी मत होना और न शोक मनाना। भावुक करने वाली कविताएं हैं ये, बहुत और अच्छी कविताएं हैं सशक्त। अगली कविता का शीर्षक है मेरे दोस्त। मेरे दोस्त मक्खनबाजी की हद है, मक्खनबाजी की हद है। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी बातें इतिहास में दर्ज हो रही हैं। वर्तमान में चेहरे पर इतनियां भी कालिख मत डालो कि भविष्य में चेहरा दिखाने के काबिल न रहो। अब ये जैसे लिंचिंग करने वालों के लिए। माना कि अभी सत्ता के साथ तुम्हारे समीकरण हैं, माना कि अभी सत्ता के साथ तुम्हारे समीकरण हैं। पांचों उंगलियां घी में डूबी हैं, पर सत्ता तो 16 कलाओं में निपुण। कूटनीति राजनीति के महानायक कृष्ण की भी नहीं रही। अपने ही अंतर विरोध में समूल नाश हो गई। तो कैसे मान लिया कि जिस सत्ता के सत्ता तुम्हारे गठजोड़ है, वह सत्ता तुम्हारे मरते दम तक रहेगी। एक दिन तो निकलना होगा जनपथ पर, तब जनता दिखाएगी तुम्हें तुम्हारा चेहरा और पूछेगी, जब रोम जल रहा था तब तुम क्यों बंशी बजा रहे थे।
याद है तुम्हें सत्ता की एक महानायिका का कथन, जो तुम जैसों के लिए ही कही थी। मैं झुकना को कहा था, मैंने झुकने को कहा था। मैंने झुकने को कहा था, वे रेंगने लगे। रेंगने वाले बिना रीढ़ के होते हैं, चाटुकारिता पसंद भी रीढ़ वाले का सम्मान करते हैं। इतिहास गवाह है, चाटुकारिता में जो लोग रेंग रहे थे वे कहाँ हैं, और जो तने कह रहे थे सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, वे कहाँ हैं। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, वे कहाँ हैं। अगली कविता का शीर्षक है दोस्त बचपन के। एक दिन खबर मिली लंगोटिया यार को, मर गया है फालिस। एक दिन खबर मिली लंगोटिया यार को, मर गया है फालिस। थोड़ी देर के लिए सुन्न हो गई मेरी देह, लगा मेरे अंग ने भी बंद कर दिया हो काम करना। एक मित्र पिछली रात अस्पताल में भर्ती हुआ, डॉक्टर ने कहा करना होगा बाईपास सर्जरी। लगा कि ऑपरेशन टेबल पर मैं ही लेटा हूँ। कुछ साल पहले एक दोस्त को टेलीविज़न पर राष्ट्रपति के हाथों शिखर सम्मान लेते देख मन गदगद हो गया था। लगा महामहिम मुझे ही कर रहे हो सम्मानित। एक दोस्त जिसका कद जवान होने पर भी 4.5 फीट ही रह गया था, उसकी अकाल मृत्यु की खबर बहुत दिनों के बाद किसी अन्य मित्र से मिली। सारी रात उसकी असफल प्रेम कहानी को याद कर सुबकता रहा, जो उसने कभी रो रो कर सुनाई थी। एक दोस्त के बेटे की शादी में बीमारी की वजह से शरीक नहीं हो पाया। व्हाट्सएप पर शादी का वीडियो भेजा है, वर वधू को वह दे रहा है आशीर्वाद। लगा कि जैसे दुआ में मेरे ही हाथ उठे हों। एक दोस्त की बेटी की शादी असफल हो गई, कचोटता है मन मेरी शुभेच्छा कैसे निष्फल हो गई। एक मित्र के प्रतिभाशाली बच्चे की दुर्घटना में अकस्मात मौत हो गई। लगा मेरे ही ऊपर दुख का पहाड़ टूटा हो, अपना ही बच्चा खोया हो। दोस्त को आज अचानक सांत्वना देने का नहीं हुआ साहस। बचपन के दोस्त और दोस्ती ऐसी होती है, दोस्तों का दुख न जाने कैसे अपना दुख हो जाता है। उसका सम्मान भी अपनी ही उपलब्धि रखती है। ईर्ष्या द्वेष अहम कहाँ रहता है भला, वह चाहे जितना बड़ा क्यों न हो जाए, हमारे लिए जीवन पर्यंत भोलिया नवीनवा अशोकवा और विजया ही है। क्या कविता है दोस्तों। सुनने के लिए धन्यवाद। आशा है कि मेरा पाठ आपको पसंद आया।